अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 2 अप्रैल 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी महिला को संघीय न्यायाधीश के रूप में मनोनीत करने की घोषणा की है? तो ये है भारतीय मूल की रंगा पुट्टा गुंटा, जिन्हें हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संघीय न्यायाधीश के रूप में मनोनीत किया है। नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ ही आप जानते हैं इंदिरा नूई, मिशेल ओबामा और मिया हम को हाल ही में शामिल किया गया था नेशनल वुमेन्स हॉल ऑफ फेम में, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी महिला के नाम पर अमेरिका के टेक्सास में प्राथमिक विद्यालय को नाम दिया जाएगा? तो इनका नाम है सोनल भूचर, ठीक है। ये भारतीय मूल की अमेरिकी थी। ये फिजियोथेरेपिस्ट थी और हाल ही में इनका कैंसर के कारण निधन हो गया। इन्होंने जो परोपकार का काम किया है, समाज सेवा का काम किया है, उसको याद रखने के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि अमेरिका के टेक्सास में इनके नाम पर एक प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। सोनल भूचर ये थी फिजियोथेरेपिस्ट। अगला प्रश्न है, किस दिग्गज को 91वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? तो आप जानते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है और इस बार 91वां था। किसे दिया गया है? रजनीकांत को, ठीक है। अभी आधिकारिक घोषणा हुई है, आगे मई में इनको दिया जाएगा। ये 19 का था, यानी 2019 का था, ठीक है, जो दिया गया है। 2018 के लिए किसको दिया गया था 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार? आपको याद होगा, अमिताभ बच्चन को। क्लियर हो गया। इसके साथ ही आप जानते हैं रजनीकांत साउथ मूवी जो बनती है उसके सुपरस्टार हैं, एक्टर हैं, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर हैं। याद रखेंगे 2019 के लिए है 91वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जिसके सम्मानित किया गया है रजनीकांत को। आगे देखते हैं, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर कितने प्रतिशत बढ़ाने का अनुमान लगाया है? तो आपको याद होगा वॉर्ल्ड बैंक ने जनवरी में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया गया था कि वित्त वर्ष 2021 और 22 में भारत की जो GDP दर है 5.4% की दर से आगे बढ़ेगी। लेकिन हाल ही में एक अपडेटेड डेटा इन्होंने प्रकाशित किया है जिसके अनुसार अब भारत की GDP वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 10.1% की दर से बढ़ेगी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नेपाल को एक समझौता ज्ञापन MOU के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपए की सहायता अनुदान राशि प्रदान करने की घोषणा की है? तो यह देश है भारत। इस राशि के द्वारा जो नेपाल का तराई क्षेत्र है वहाँ पर बुनियादी ढांचे को विकसित किया जाएगा, उसको मजबूत किया जाएगा। तो याद रखिएगा 800 करोड़ नेपाली रुपए हैं। डॉलर अगर लिख के आ जाए तो आंसर नहीं होगा। आपको याद रखना है भारत और नेपाल के बीच में नेपाल के तराई क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 800 करोड़ नेपाली रुपए का अनुदान देने का समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो इसमें तीनों ही चीज़ें शामिल हैं, चीनी, कपास, ऊन। यहाँ पर सभी विकल्प होना चाहिए था, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के साथ जो प्रतिबंध लगा हुआ था पाकिस्तान में आयात का, उसको पाकिस्तान ने अब हटा दिया है। आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 में जो आर्टिकल 370 था जिसे जम्मू कश्मीर से रिपील किया गया था, उसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए चीनी, कपास और ऊन का आयात भारत का बंद कर दिया था और अब पुनः इसको शुरू किया गया है। चीनी, कपास और ऊन के साथ जो आयात होता था भारत के साथ पाकिस्तान का, उसे पुनः शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है बांग्लादेश में। 2018 में भारत, रूस और बांग्लादेश के बीच एक समझौता हुआ था रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को विकसित करने के लिए। हाल ही में चर्चा में क्यों है? क्योंकि भारत ने अपना जो काम था उसको शुरू कर दिया है। भारत को ट्रांसमिशन लाइन बिछानी थी रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में और भारत ने वे शुरू कर दिए, इसीलिए चर्चा में है रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। याद रखेंगे ये किस नदी पर है? तो ये है पद्मा नदी पर। इसकी क्षमता जो है वो 4 गीगावाट है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप जानते हैं, पहली बात करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में।
ये ह्यूमन राइट्स पर काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, लंदन यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। तो हाल ही में इसके नए महासचिव बने हैं जिनका नाम है एग्नेस कैलमार्ड। नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आपको याद होगा एंगोजी ओंकोजो इवेला, ये किसकी महासचिव है? ये है WTO की, ठीक है। रॉबर्ट एजेवेडो के इस्तीफा देने के बाद पहली महिला बनी है महासचिव WTO की, जिनका नाम है एंगोजी ओंकोजो इवेला। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको भी याद रखिएगा। साथ में एग्नेस कैलमार्ड को तो आप याद रखेंगे ही। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाली एक संस्था है जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। आगे देखते हैं, किस संगठन ने स्वेज नहर से विशाल मालवाहक जहाज को बचाया है? तो ये है डच संगठन बॉस्कॉलिस। इसीलिए काम ही करती है, नेविगेशन के लिए काम क्षेत्र में काम करती है। तो उस जहाज का नाम क्या था जो स्वेज नहर में फंस गया था और जिसके कारण भीषण जाम लग गया था समुद्र में? उस जहाज का नाम था एवर गिवन। तो दोनों ही नाम याद रखिएगा, जहाज का नाम था एवर गिवन और जिस संस्था ने इसको बचाया है उसका नाम है बॉस्कॉलिस। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार में बिजली आपूर्ति परियोजना को कौन सा देश निधि प्रदान करेगा? तो इसका नाम है जापान। जो निधि, जो अनुदान प्रदान करेगा अंडमान और निकोबार में बिजली आपूर्ति परियोजना के लिए, इसके तहत हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के द्वारा तो बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ सोलर रूप पर भी काम किया जाएगा। तो आपको याद रखना है, जापान निधि प्रदान करेगा अंडमान निकोबार में बिजली आपूर्ति के लिए। आगे देखते हैं, मिताली एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच नई यात्रा ट्रेन है? तो आपको याद होगा 26 मार्च और 27 मार्च इन 2 दिन के दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहाँ के दौरे पर थे? बांग्लादेश के, ठीक है। तो मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच ही नई यात्रा शुरू की गई है। आपको याद होगा बांग्लादेश के साथ पहले से 2 नई ट्रेन चलती हैं, एक का नाम है मैत्री एक्सप्रेस और दूसरे का नाम है खुलना एक्सप्रेस, ठीक है। याद रखेंगे, मिताली एक्सप्रेस जो है वो किससे किसको कनेक्ट करेगी पूछा सकता है। चिल्हाटी स्टेशन को न्यू जलपाईगुड़ी से, ठीक है, किससे कनेक्ट करेगी? चिल्हाटी स्टेशन बांग्लादेश को न्यू जलपाईगुड़ी से कनेक्ट करेगी मिताली एक्सप्रेस। हालांकि अभी तो सभी जो ट्रेन सेवाएं हैं बांग्लादेश में कोरोना के कारण स्थगित है, लेकिन जब भी ये समान स्थिति हो जाएगी और ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा तभी से चालू हो जाएगी मिताली एक्सप्रेस। तो याद रखना है, भारत और बांग्लादेश से संबंधित यह नई यात्री ट्रेन सेवा है। आगे देखते हैं, हाल ही में समाचारों में देखा गया ला पैरोस एक नौसैनिक अभ्यास है जिसका नेतृत्व किस देश के द्वारा किया जा रहा है? तो ये 5 और 6 अप्रैल को होगा। ला पैरोस नौसैनिक अभ्यास पहला है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो नेतृत्व और लीडर की भूमिका निभाएगा वह निभाएगा फ्रांस देश। इसके साथ ही जो क्वाड के पार्टिसिपेंट देश हैं वे इसमें शामिल होंगे। क्वाड में 4 देश शामिल हैं, आप जानते हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्रांस लीडर की भूमिका में रहेगा ला पैरोस नौसैनिक अभ्यास में। इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हो गए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा। जिसका जवाब सबसे पहले सही से टिक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न है, WWE किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? आपके विकल्प हैं द ग्रेट खली, अंडरटेकर, केन या इनमें से कोई नहीं। याद रखना है, भारतीय रेसलर पूछा है। दूसरा प्रश्न है, प्रथम स्वदेशी ज्ञान प्रणाली स्कूल फर्स्ट फॉर्मल इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? आपके विकल्प हैं उत्तराखंड, असम, कर्नाटक या अरुणाचल प्रदेश। तीसरा और अंतिम प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आपके विकल्प हैं फिनलैंड, भारत या आइसलैंड। साथ में आप बताएंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, इसमें भारत का क्या स्थान है। क्लियर हो गया? अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया रचना यादव के द्वारा। रचना यादव के कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को किस भारतीय पर्वतारोही ने 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाया? तो इनका नाम है रोहितास खिलेरी, ठीक है। अनु यादव और रोहितास खिलेरी ने एक साथ ही किलिमंजारो की चढ़ाई की, लेकिन चोटी फतेह करने के बाद अनु यादव वापस अपने बेस कैंप में लौट आई थी, लेकिन रोहितास खिलेरी 24 घंटे रुके हुए थे क्योंकि इन्हें बनाना था 24 घंटे रुकने का रिकॉर्ड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में कौन सा राज्य एथेनॉल संवर्धन नीति बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये है बिहार। ये बनाया, इसने नई हाल में पॉलिसी बनाई है इथेनॉल संवर्धन पॉलिसी। अंतिम प्रश्न था, भारतीय मूल की किस महिला ने जर्मनी के हेसन स्टेट में विदेश सलाहकार समिति के लिए हुए चुनाव में जीत हासिल की है? तो इनका नाम है प्रभा केडानेगी, जिन्होंने हाल ही में जर्मनी के हेसन स्टेट में जो विदेश सलाहकार समिति के लिए चुनाव हुए थे उसमें जीत हासिल की है। चूंकि प्रभा केडानेगी भारतीय मूल की है, इसीलिए ये क्वेश्चन याद रखना ज़रूरी हो जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।